ओके। रात का टाइम है, बाहर बस एक ही लाइट चल रही है और कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो गई कपड़े निकाल रही है और एक वाइट कलर का कपड़ा था और उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग फील हुआ। कब जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो ना किसी कहानी से पहले, आप कुछ तो भी ऐसा बताओ जिससे आपकी ऑडियंस जो है ना उनका ध्यान किसकी तरफ चला जाए, आपकी तरफ। ऐसा क्यों होता है कि ये स्टोरीज है, पोएम, ये काम करती है। सो हमारा जो ब्रेन है ना वो स्टोरीज के लिए स्टोरीज को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। हैप्पीनेस एक्टिविटी, देखो कल का जो सेशन अपना होगा ना वो लास्ट सेशन रहेगा। कल हम हैप्पीनेस एक्टिविटी ख़त्म कर देंगे और प्रेजेंटेशन स्किल मुझे जो सिखाना है आपको वो पार्ट में सिखा दूंगा। वैसे तो रेगुलरली यहाँ पे ना मैं प्रैक्टिस भी लेते रहता हूँ, पर अभी ऐसा होगा कि मुझे नेक्स्ट वीक से टाइम नहीं मिलेगा, पर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो और क्या करना चाहिए। मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन स्किल है, हाँ कल मेरा लास्ट सेशन रहेगा, उसके बाद मिलेंगे हम, पर रेगुलर नहीं रहेगा मेरा। हाँ कल लास्ट सेशन होगा। कल हम, हाँ मंडे से कोई और लेगा ना, कोई और भी टॉपिक्स रहेंगे आपके। एक्चुअल में ख़त्म नहीं हुआ है, पर जो मेन जितना में हो सकता है उतना हम सीख चुके हैं। लेकिन अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो और एक आध दिन अगर लगता है कि हाँ लेना चाहिए तो वो ले सकते हैं, ठीक है। और ऐप भी है ना आपके पास, इमोशनल ज्ञान गुरु का, तो उस ऐप में भी मैंने कोर्सेज का एक्सेस दे के रखा है। प्लस स्पेशली वो जो मैंने आपको एक्सेस दिया उसके लिए ना नेक्स्ट मंथ से ना फिर से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप वो ऑनलाइन भी उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कल भी मेरा ही लेक्चर रहेगा, उसमें हम 2 पार्ट देखेंगे, एक हैप्पीनेस वाला देखेंगे और एक प्रेजेंटेशन वाला देखेंगे, ओके। तो अभी मैं बस आपको है ना आज के और कल के सेशन, आज मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा, आज ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ प्रिपरेशन आपको कल करके आना है और कल मैं आपको थोड़ा सा और डीप में बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है और कैसे करना है। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन स्किल, इसमें सबसे पहला आपका ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए, ये स्किल वर्ड के ऊपर, ओके। और स्टार्टिंग से इमोशनल इंटेलिजेंस में भी मैंने आपसे क्या कहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है। तो आपको अगर अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है और ये सब कुछ बाय बर्थ होता है, तो ये मिथ है, अंधश्रद्धा है, इसको दिमाग से निकाल दो, ओके। कोई भी पर्सन बाय बर्थ जन्म से ही ये स्किल सीख कर नहीं आता, ओके। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये जल्दी कैप्चर कर लेते हैं और सीख जाते हैं, और कुछ लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, व्हाट एवर इट में भी, पर ये स्किल है। अगर आपको तरीका पता रहेगा तो आप इस स्किल को सीख सकते हैं। तो अभी मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों को डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, स्टेज पर आने से? हाथ नहीं उठाओगे ना, अभी बुलाऊंगा मैं स्टेज पर, ठीक है। ओके, मतलब अभी अब ऑनेस्ट हो गए। तो प्रेजेंटेशन स्किल, अब इतना समझ लो कि आप जब भी प्रेजेंट करते हो किसी ऑडियंस के सामने तो आपने क्या करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना है। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना, आपका स्टार्ट कैसे है, देन आपका मिडल पार्ट कैसा होता है और आपका एंड कैसा होता है। आप मूवी का एग्जांपल लो, मोस्ट ऑफ द एक्शन मूवीज़ अगर आपने देखा, अगर आप हॉलीवुड मूवी के लवर हो तो हॉलीवुड मूवी का जो स्टार्ट होता है बैंग, मिडल में स्टोरी बिल्टअप करती, एंड बैंग, मतलब उसका स्टार्ट और क्लाइमेक्स जो होता है ना वो ऐसा रहता है ना, हम उसको भूल नहीं पाते, ओके। सेम चीज़ होती है प्रेजेंटेशन के साथ। आपका प्रेजेंटेशन का जो स्टार्ट होता है वो एकदम सॉलिड होना चाहिए, ओके। सॉलिड करना है, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। क्या तरीका? कोई है? ठीक है। मैं उस टाइम पे 6th या 7th स्टैंडर्ड में था और मेरी सिस्टर के साथ एक किस्सा हुआ था। मेरी सिस्टर 9th स्टैंडर्ड में थी अराउंड, और हम ऐसे लोकेशन पे रहते थे, ऐसे एरिया में जहाँ पे रात के टाइम पे ना ज़्यादा लोग नहीं होते, ओके। तो कम क्राउड वाला एरिया था, ठीक है। तो रात के टाइम पे बाहर कोई नहीं रहता था। अब 9:30-10 का टाइम हुआ होगा, मम्मी ने सिस्टर से कहा कि जा तू बाहर जा और बाहर जो कपड़े टंगे हैं ना वो लेकर आ,
ओके। रात का टाइम है, बाहर बस एक ही लाइट चल रही है और कोई भी नहीं है वहाँ पे। आगे ना थोड़े पेड़ वगैरह भी बहुत सारे थे। तो गई कपड़े निकाल रही है और एक वाइट कलर का कपड़ा था, ओके। और उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो भागते भागते हुए घर के अंदर आई। क्या हुआ उसने किसी को कुछ बोला नहीं और वैसे एकदम से सो गए। लेकिन हमको पता चल गया कुछ हुआ है जिसके मारे वो डर गए। और तब से मतलब उस रात है ना वो एकदम फीवर हो गया उसको, बहुत डर के ज़्यादा, बुखार वगैरह सब। और उसके बाद जो बीमार हुई ऑलमोस्ट वो शॉक में थी 1-2 साल तक। वो उससे रिकवरी नहीं हो, बीमारी में से जाती ही नहीं थी। उसके बाद ऐसा होता था कि मतलब घर पर अगर कोई है तो ही वो रुक पाती थी, ओके। अगर वो घर के अंदर अकेली है, दिन का भी टाइम है और कोई बाहर से आता है तो हम सिर्फ नॉक नहीं करते तो उसको आवाज़ देते थे कि हम हैं यहाँ पे। इतना ज़्यादा फियर उसके मन में बैठा था। कैसा लगा आपको कहानी? किस्सा कैसा लगा? रियल ट्रू स्टोरी है लेकिन कैसा लगा? इंटरेस्टिंग फील हुआ? ओके। जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो ना, किसी कहानी से करो। मैं क्या किया, मैंने अभी आपको कुछ तो भी इंटरेस्टिंग बताया जिससे आप क्या हो गया, आपका पूरा अटेंशन कहाँ पे आ गया? मेरी तरफ आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे, आप कुछ तो भी ऐसा बताओ जिससे आपकी ऑडियंस जो है ना, उनका ध्यान किसकी तरफ चला जाए? आपकी तरफ। वो स्टार्टिंग में कहते ना, जसं आपण मराठीमध्ये प्रेझेंटेशन की मला तुम्ही इथं बोलवलं, यांनी बोलवलं आणि आता मी 2 शब्द बोलणार आहे, यांचे धन्यवाद, त्यांचे धन्यवाद। 2 मिनिटामध्ये ऑडियन्स झोपलेली असते। पण तुम्ही असं काहीतरी करता की त्या व्यक्तीला अनएक्सपेक्टेड आहे, तुम्ही काहीतरी वेगळंच करता आणि इन्स्टंटली ते व्यक्ती काय होते, तुमच्यासोबत कनेक्ट होतं। सो फर्स्ट तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या व्यक्तीच्या डोक्यामध्ये जेवढे पण थॉट चालले ना ते कट करून तुम्हाला तुमच्याशी त्याला कनेक्ट करायचं। हे कनेक्शन कशाने पॉसिबल आहे? स्टोरीने। स्टोरी म्हणजे काय, तुम्हाला खूप मोठी कहाणी वगैरे काय लिहायची, रायटर बनायची गरज नाही। तुमच्या लाईफचे काही इंटरेस्टिंग किस्से तुम्ही सांगायचे। भूताची गोष्ट सांगायची का मग? नाही, डिपेंड करतं आता मी प्रेझेंटेशन स्किल्स शिकवतो म्हणून मी सांगू शकतो ही गोष्ट, ओके। या गोष्टी मी क्लासमध्ये सांगतो का? नहीं सांगत, ओके। रेगुलर क्लास में मैं ये बिल्कुल नहीं सांग। ऐसा क्यों होता है कि ये स्टोरीज है, पोएम, ये काम करते हैं। जैसे आप हॉरर मूवी का एग्जाम्पल लो, कोई भी मूवी का एग्जाम्पल लो, आप इमोशनल हो जाते हो अगर वो मूवी अच्छे से बने। आपको पता है कि कोई है नहीं वहाँ पे लेकिन फिर भी डर लगते रहता है, ओके। सो हमारा जो ब्रेन है ना, वो स्टोरीज को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है, ओके। क्यों करता है इसके लिए साइंटिफिक रीजंस हम अलग से बात करेंगे, आप इंटरेस्टेड हो तो देखेंगे। बस अभी आप इतना समझ लो कि कहानियाँ सबको पसंद होती है, छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़ा आदमी, या तो उसको कहानी सुनना पसंद है या फिर उसको कहानी बताना पसंद है। कहानी इमेजिनरी होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। आप आपकी रियल लाइफ के इंसिडेंसेस को शेयर करो, वो भी एक कहानी होती है। प्रेजेंटेशन में बस आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहानी आपके प्रेजेंटेशन से कनेक्टेड रहे। वो आपके प्रेजेंटेशन से कैसा होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए। अगर वो रेलेवेंट है तो वो आपके ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। कि उनका जो सबसे फेमस लेक्चर हुआ था, भाषण हुआ था, वो 2 या 3 मिनट का ही था हार्डली। वो फेमस मल्टीपल रीजन से हुआ, पर उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था उनकी स्टार्टिंग, और वो ये थी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पहले जब भी कोई भाषण स्टार्ट होता था तो ज़्यादातर लोग जो वेस्टर्न में किसी भी कल्चर, वो क्या कहते थे? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ओके। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा स्टार्टिंग में? लेडीज़ एंड जेंटलमैन नहीं कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस कहा जो सुनने की उन लोगों को आदत नहीं थी। सेकेंड, उन्होंने इंस्टेंटली सबके साथ कनेक्शन बना दिया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाई और बहनों, आज कॉमन लगता है, उस टाइम पे ये चीज़ कॉमन नहीं थी। एक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का रिलेशन क्रिएट कर लिया। तो जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने उस टाइम पे अटेंशन ग्रैबर किया था, वैसा ही आपको आज एक होमवर्क है आपको कोई अटेंशन ग्रैबर कर लेकर आना है। वो शेर हो सकता है, किसी मूवी का डायलॉग हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, कोई गाना हो सकता है, कोई पोएम हो सकती है, व्हाट एवर इट में बी। और ये आपको बैठे बैठे बोले तो भी चलेगा, स्टेज पर आकर बात करोगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आपको क्या करना है, अटेंशन ग्रैबर ऐसा कोई लेकर आना है और
उसको किसी सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करो, किसी टॉपिक के साथ आपको क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है। क्लियर है मैंने क्या क्या कहा? कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग, हाँ मे बी वो एक्टिविटी भी हो सकती है, शायद आपके अंदर कोई स्किल है और डायरेक्टली आप आ रहे हो और वो एक्टिविटी कर रहे हो। जैसे कि एक ट्रेनर थे, वो क्या करते थे, अटेंशन ग्रैब करने के लिए एंट्री से, मतलब अगर जो भी स्टेज है दूर से सीढ़ियों से भागते भागते आते थे, दूर से भागते, और उनकी एज जो थी ना वो 70 के अराउंड थे। दूर से भागते आ रहे, क्यों भागते आ रहे हो? अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ओके, तो भागते भागते आते थे और स्टेज पे आते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो स्किल थी उनके अंदर। फिर नॉर्मल बोलना स्टार्ट कर रहे थे। तो आप ऐसा कुछ भी लेकर आओ जो अटेंशन ग्रैबर रहेगा। कुछ भी मतलब समझ गए ना, कुछ भी मतलब चलो तो कल मिलते हैं। अभी आप ऐसा अलग अलग मूवीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो कि आपने बच्चों के सामने अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, स्कूल कॉलेजेस में दे रहे हो, कहीं पे भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप मूवी के एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हो। लेटर से आप पूछ सकते हो कि आपने ये कौन सा मूवी है। जैसे मैं करियर काउंसलिंग के लिए जाता था ना स्कूल्स में 10th के क्लास में, तो मैं यही से स्टार्ट करता था, ये कौन सा मूवी है, 3 इडियट्स मूवी है, राइट। तो अब 3 इडियट्स मूवी में तो बहुत सारे डायलॉग्स है, फेमस डायलॉग कौन सा है उसमें से? ऑल इज वेल एक है, करेक्ट, वेरी गुड। और पीछे आता है, वेरी गुड, होमवर्क एकदम अच्छे से करके रखा है, राइट। तो हाँ, तो समझ में आ गया ना। जानबूझ के मैंने ऐसा पार्ट पूछा जो बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगता है और वो सब उनको याद भी रहता है, डायलॉग्स वगैरह सब कुछ। अब मैं उनसे ये भी पूछता कि व्हाट, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या लेसन है, 3 इंपॉर्टेंट लेसन क्या हो सकते हैं? रट्टा नहीं मारला पाहिजे, कन्सेप्ट क्लियर असणं गरजेचं आहे, करेक्ट। और किसी के फोर्स करने पर करियर मत चूज करो, आपको जो लगता है वो करना है, पैशन होना चाहिए। जिस करेक्ट, मतलब मॉनिटरी टर्म्स में नहीं करना, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो काम आप नहीं करना है, राइट। अब मैं प्रेजेंटेशन कौन सा देने जा रहा हूँ, कॉमर्स करियर काउंसलिंग का। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये मूवी का एग्जाम्पल देता हूँ तो वहाँ पे लिंक लग जाती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें कैसे बोली करियर की, लेकिन उनको इंटरेस्ट भी आता है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो कोई लेक्चर सुन रहे, करेक्ट। फिर सबका आंसर देने आने के बाद मैं भी बोलता कि हाँ, इसमें से 3 जो मुझे लगता है टॉप लर्निंग्स हमारे लिए क्या हो सकती है। एक हो सकता है अचीव एक्सीलेंस, हम जो भी काम करना चाहते हैं उसमें क्या हमें मिलना चाहिए, एक्सीलेंस मिलना चाहिए। एक्सीलेंस कैसे मिल सकता है? तो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, स्टेप बाय स्टेप खुद को इम्प्रूव करो और आप उससे एक्सीलेंस अचीव कर सकते हो। एक दिन में नहीं होता है, कई साल भी लग सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, इसमें से लेसन जो मुझे लगता है वो है फॉलो योर पैशन। तो एक कॉमन जो फेमस डायलॉग है उसका एक पार्ट आ गया, पैशन का एक आ गया, और तीसरा सिंप्लिसिटी इन थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। थिंकिंग और कम्युनिकेशन को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट मत करो, उसको सिंपल रखो। ये लेसन भी है और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन का पार्ट भी आ जाता है। समझ में आ गया क्या हुआ? जैसे मैं स्टेज पर गया, मैंने जो आपको बताया ना वो कुछ बाकी, थँक यू, यांनी मला इथं बोलवलं, 2 शब्द बोलायची विनंती केली वगैरे वगैरे, काय बिलकुल नाही, ते सगळं शेवटी टाकायचं, ते पण गरज असेल तर, नॉट नेसेसरी। मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जाते हो ना, तो कोई एंकर होता है, वो आपका इंट्रोडक्शन दे देता है, तो आपको खुद का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, और लोगों को पता होता है ये प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बारे में भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। जैसे स्टेज पे गया, आपके पास कुछ अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए, जिससे ऑडियंस कनेक्ट इंस्टेंटली आपसे हो जाएगी। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? ओके, चलो। तो अब अटेंशन ग्रैबर में कहानी हो सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे स्टार्ट और फिनिश कर सकते हो किसी भी प्रेजेंटेशन को। ओके, सो आपको ये सेंटेंस याद रखना है, चाइनीज़ हैट्स सेल्डम इम्प्रेस यूरोपियन क्वींस। लर्न करो, चाइनीज़ हैट्स सेल्डम इम्प्रेस यूरोपियन क्वींस। एज सच इसका कोई मतलब नहीं है, ढूंढने की भी मत कोशिश करो, पर इसमें इंपॉर्टेंट है आपको है ना, चाइनीज़ का C याद रखना है, हैट्स का H, सेल्डम का S, इम्प्रेस का I, यूरोपियन का E,
सीक्वेंस का Q, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखो C का मतलब है, C स्टैंड्स फॉर क्यूरियोसिटी। आप कुछ ऐसे स्टार्ट करो जिससे क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाए। ओके, क्यूरियोसिटी वाला कोई सस्पेंस वगैरह आप बता सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ 2008 में, मेरा CA में कंप्लीट हुआ और मुंबई में गया था कैंपस इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे एक कंपनी से बैंक एम्प्लॉय था, प्रेजेंटेशन के लिए आया था और उसने क्या किया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताया हमें, राइट। और वो कहानी ऐसी थी कि 1990s का कुछ तो भी टाइम था, 1995 या समथिंग, और उस टाइम पे उनके पास एक पर्सन आया था बिजनेस प्रपोजल लेकर और करोड़ों रुपए का उसका बिजनेस प्रपोजल था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सॉलिड थे, ज़बरदस्त था और ऑलमोस्ट इन्होंने अप्रूवल दे दिया था, बस थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज़ बाकी था। ठीक है, अब उस टाइम पे तो ज़्यादा इंटरनेट वगैरह कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो थोड़ा सा ही टाइम बाकी होगा और शाम के 5 बजे अचानक से एक फ़ोन आ गया। किसका फ़ोन आया पता नहीं, लेकिन जो पर्सन उधर से बात कर रहा था उसने बस हमको इतना बताया कि ये जो पर्सन है जिसको आप करोड़ों का लोन देने वाले हो, ये फ्रॉड पर्सन है, इसको लोन मत दो। इतना बोल के उसने कट कर दिया। ठीक है, अब ये तो डिसबर्स करने वाले लोन, इसके डॉक्यूमेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर ये सोच में पड़ गए कि अभी फ़ोन तो आ गया, पता नहीं अभी गलत भी हो सकता है, लेकिन चांस नहीं ले सकते, अमाउंट बड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया, 2-3 दिन के लिए सब कुछ होल्ड पे डाला, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई किया और बाद में इनको ऐसा लगा कि यार सब कुछ सही है या अननेसेसरी कोई भी प्रैंक कॉल जैसा हो सकता है। अगेन जब फाइनल डिस्बर्समेंट के लिए थोड़ा सा ही टाइम था, अगेन उस पर्सन का फ़ोन आया, आप फिर से डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करो, आप कुछ मिस कर रहे हो। अब वो पर्सन कोई हिंट भी नहीं दे रहा, बस इतना बोल के फ़ोन रख रहा है। ओके, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। ओके, और उस टाइम पे कोई एक पर्सन था जिसको है ना मार्केट में जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आते रहते हैं थोड़ा बहुत उसको पता था। उसने ये देखा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कलर जेरोक्स इनको सबमिट की गई है, और उस टाइम पे कलर जेरोक्स जैसा कुछ होता है किसी को पता ही नहीं था। तो जस्ट बाय चांस इन्होंने ना किसी पर्सन को बुलाया और उनसे चेक करवा के लिया कि या ये ओरिजिनल प्रिंट है या कलर जेरोक्स है, और वहाँ पे उनको पता चला कि ये कलर जेरोक्स है। ओके, फिर स्टेप बाय स्टेप जब उन्होंने किया उनको सही में पता चला है फ्रॉड है। अच्छा, अभी ये सब जब उसने कहानी बताया ना, वो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा था और अल्टीमेटली सबको एक क्वेश्चन फिर भी था। क्या क्वेश्चन है? बताने वाला कौन है, राइट? हम सब ने वही पूछा कि बताने वाला कौन है। बोला आज तक मुझे पता नहीं। पर इससे क्या हुआ पता है क्या? सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई, राइट? तो आपके पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो जाए, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाए। आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, ह्यूमर। ह्यूमर मतलब कोई जोक हो सकता है, और जोक अगर आप खुद के ऊपर ही मारते हो तो और भी बढ़िया। ओके, शादीशुदा लोगों के लिए तो जोक्स की बिल्कुल कमी नहीं रहती, वो खुद के ऊपर बहुत सारे जोक्स मार सकते हैं। ठीक है, तो आप ह्यूमर से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टोरी, कोई कहानी बताओ। आई का मतलब होता है इलुस्ट्रेशन। देन आप एग्जिबिट कर सकते हो या फिर आप ऑडियंस से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपके पास है। सॉन्ग्स, पोएम्स एंड थॉट्स। कोई गाना अगर आपको अच्छे से आता है तो आप वो बता सकते हो। पोएम, अगर कोई पोएम लर्न है तो उससे भी हो सकता है। कोई पोएम किसी को लर्न है क्या? हाँ, अगर वो कनेक्टेड है तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। अगर वो टॉपिक से कनेक्टेड है तो बिंदास आप शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। कुछ अच्छे से पोएम अगर लर्न करके रखे ना, 1-2 भी लर्न है या फिर कुछ शेर भी लर्न से, तो भी बात बन जाती है। ऐसा कि एक हरिवंश राय बच्चन नहीं,
सोहनलाल द्विवेदी नाम के एक कवि है और उनकी एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, बहुत ही अच्छी पोएम है और दूसरों को सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो कविता कैसी है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी हर एक बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। अच्छा लगता है ना सुन के? हाँ, तो ये जो पोएम्स होते हैं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं, शेर होता है, इससे ना माहौल भी बन जाता है। ठीक है, तालियां भी मिलती है। अच्छा, और क्या हो सकता है? मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। अच्छा, एक बार मैंने क्या किया था, पोल्यूशन के ऊपर कुछ बोलना था और कविता मुझे लर्न तो थी नहीं, तो मैं एक कविता है ना लिख कर गया था और वो जो कविता वहाँ पे मैंने पढ़ के सुनाई। पर वो पोएम इतनी अच्छी थी कि सब ऑडियंस है ना बहुत शांति से सुन रहे थे। तो ज़रूरी नहीं कि पोएम लर्न हो जाए, लर्न रहेगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन लर्न नहीं होती है कोई प्रॉब्लम नहीं। पोएम को आप क्या कर सकते हो, पढ़ के भी सुना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और पोएम अच्छी रहे ना, ऑडियंस वो भी सुनती है। आप लोग बताओ, कोई स्टोरी बताओ। हाँ, अच्छा, तीजी पोएम होती ती याची होती, आनंदी आनंदकडे इकडे तिकडे चोहीकडे. खूप छान कविता आहे. बोलिए बोलिए, याद कीजिए. कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. शेयर, पोएम, कुछ होना चाहिए. अब एक शेर जो है ना, मतलब हम सब है ना दोस्त वगैरह सब मिलके ना पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर रहे थे. तो एक शेर ऐसा था ना कि जो हम हर जगह पे मारते थे, कुछ भी हो गया एट द एंड, क्योंकि हमें पता था कि एंड बहुत अच्छा होना चाहिए. तो कोई भी बड़ा भाषण दे दिया लोगों को और आखिर में एक शेर मारते थे, हंगामा खड़ा करना यह हमारा मकसद नहीं है. हंगामा खड़ा करना यह हमारा मकसद नहीं है, लेकिन लगता है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में ना सही हो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही हो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी हो आग, बस वो आग लगनी चाहिए, बस वो आग लगनी चाहिए. तालियां. इस तरह मेरे जज्बातों से वाकिफ़ है कलम मेरी, इस तरह मेरे जज्बातों से वाकिफ़ है कलम मेरी. इश्क भी लिखना चाहो तो इनकलाब लिख देती है. आप क्या कर सकते हैं, स्टोरी बना सकते. और इसके लिए ना सबसे बेस्ट ऑप्शन पता है कैसे केस में, स्टोरी थोड़ा रियलिस्टिक होनी चाहिए. तो इसके लिए आप क्या कर सकते, कल प्रेजेंटेशन है ना, तो आप जानबूझकर है ना आज किसी शॉप में चले जाओ और शॉप में जाके ना आप उनसे कहो कि लैपटॉप लेना है और उनसे कहना कि लैपटॉप जो अच्छी कंपनी का वो होना चाहिए, मुझे पैसे का टेंशन नहीं है. या फिर आप जिस लैपटॉप के ऊपर आपका डिस्कशन चल रहा है अकॉर्डिंगली वैसा क्वेश्चन. मान लो कि हम ऐसे लैपटॉप सेल करते हैं जिसको प्राइस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्राइस कितनी भी मतलब ज़्यादा हायर रेंज वाली प्राइस है, और आप उससे पूछो सेलर से कि प्राइस में कितनी भी दे सकता हो, बस ये मेरे स्पेसिफिकेशन ऐसा लैपटॉप मुझे चाहिए. करेक्ट. अब इससे क्या होगा कि वो क्या रिकमेंड कर रहा है देखो,
और अगले दिन आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन में आप ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि कल मैं शॉप में गया था ऐसे सर्च करने के लिए कि जो लैपटॉप हम बेच रहे, जिस प्राइस रेंज पे बेच रहे, इसमें पब्लिक का क्या ओपिनियन है और जो हमारे सेलर है उनका क्या ओपिनियन है। और मैंने ऐसे पूछा उनसे कि कौन सा आप प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे, तो उन्होंने तो कहा कि HP का बहुत अच्छा है, बोले हमारी कंपनी का नाम ही नहीं लिया। और जब मैंने उनसे कहा कि आपकी इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है, तो उन्होंने मुझसे ऐसा ऐसा कहा। पॉइंट्स तो वही बताने आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको एक कहानी के फॉर्म में, उसको एक्सपीरियंस के फॉर्म में शेयर कर रहे हो। इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छे से होता है। क्लियर है सबको? मतलब ये जो पॉइंट्स हम कह रहे हैं ना, ये कई जगह पे ना फिट बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसको आप सिर्फ जनरल डिस्कशन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठा हूँ और वहाँ पे शेयर मारूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है। हाँ, लेकिन मैं अगर ऐसी कहानी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे रिसर्च के लिए गया था और वहाँ पे मैंने ऐसा प्रोडक्ट मांगा और ऐसा ऐसा, ये भी एक मैं स्टोरी बता रहा हूँ उनको, लेकिन लगेगा कि नहीं कि मैं स्टोरी बता रहा हूँ। ओके, सो वाई ऐसा क्यों? बिकॉज पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय स्टोरीज। ओके, या हमने इसके पहले भी देखा था इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बेसिक था, एडवर्टाइजमेंट में कहानी कैसी होती है, जो बनाते वो काफ़ी इमोशनल, हार्ट टचिंग होती है। क्योंकि लोग कभी भी प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते, जो कहानी हार्ट टचिंग लगती, जिस उससे जो इमोशंस क्रिएट हो गए, उस इमोशन से हम कनेक्ट होते हैं और उसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट मार्केटिंग। ओके, आप जितने अच्छे से कहानी बता सकते हो, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, उससे अपनी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो सकती है, ठीक है। सो जैसे सर्फ एक्सेल का था, दाग अच्छे होते, देन कैडबरी का क्या था, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए, करेक्ट। और आगे कैडबरी, बाय डिफ़ॉल्ट वो कैडबरी आता है। ओके, और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, वो तो गाना ही याद आता है वॉशिंग पाउडर उसको पढ़ ही नहीं पाते हम, उसको गाते, गुनगुनाते उसको। ओके, तो ऑडियंस जब भी यहाँ पर बैठी है तो उनके 3 एक्सपेक्टेशंस होते हैं। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन होता है एंटरटेनमेंट, ऑडियंस को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। सेकंड उनको क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट ही चाहिए। थर्ड क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए एंटरटेनमेंट, नॉलेज। एंटरटेनमेंट हम कह सकते हैं, वो बस मैं ऐसे डायलॉग के लिए बता रहा हूँ, बट इन फैक्ट एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, आप इसको कह सकते हो जॉयफुल लर्निंग। मतलब लर्निंग होना चाहिए और वो भी कैसा होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पीच, अभी ध्यान दो यहाँ पे। अब स्पीच का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आप जो भी प्रेजेंट करोगे, स्पीच बनाओगे, इसको 3 पार्ट्स में बना। एक होगा आपका ओपनर, जो हम डिस्कस कर चुके, वो कैसा होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबर। ओके, जिससे आप आपके आगे का प्रेजेंटेशन कनेक्ट कर सको। नेक्स्ट आपकी बॉडी रहेगी और लास्ट आपका एंड रहेगा, मतलब आपका स्टार्ट, आपका एंड और इन बिटवीन आपको जो भी कहना है वो आपका पार्ट रहेगा। ओके, स्टार्ट बहुत लंबा स्टार्ट मत लो, एक 3 to 4 मिनट मैक्सिमम आपका स्टार्ट होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबर वाला। एंड भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, 3 to 4 मिनट्स आप ले सकते हो। इन बिटवीन जो बॉडी पार्ट रहता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप ले सकते हो। ओके अभी आप लिखो मत, मैं आपको टाइम दे दूंगा बाद में। देखो, आप जो भी स्पीच बनाते हैं ना, उसमें क्या होना चाहिए, एक थ्रू लाइन होनी चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कनेक्टिंग डॉट्स। तो जो स्पीच है, ओके, मान लो कि अलग अलग यहाँ पे डॉट्स है, मतलब आपके पास है ना कंटेंट बहुत है, लेकिन अगर आप उन कंटेंट को कनेक्ट नहीं करोगे एक दूसरे से, और वो कनेक्शन से भी कोई अच्छी इमेज भी क्रिएट होनी चाहिए, ऑडियंस के उसको ऑडियंस को समझ में आना चाहिए ना कि फर्स्ट पार्ट जो बताया उसका सेकंड के साथ क्या लिंक है, सेकंड का थर्ड के साथ क्या लिंक है। तो अगर आप ये सभी डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हो, तो जो कनेक्टिंग लिंक होती है उसको कहा जाता है थ्रू लाइन। तो आपकी जो कंप्लीट स्पीच होती है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट टू एंड कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर कोई पार्ट ऐसे बीच में से अचानक से आ गया ना, तो वो
कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं टूट जाती, जैसे पुराने फिल्मों में होता था, एक हाथ दो गाने ऐसे डाले रहते हैं, सिचुएशन हो नहीं हो वो गाने बजने ही वाले हैं, करेक्ट। और 3 घंटे का पिक्चर तो खींचना ही है कैसे भी करके, तो वो उस टाइम का स्टाइल था और वैसे चलता था। अगर आपने कुछ मूवीज़ देखे होंगे, कई बार ऐसे लगता है कि यार ये सीन का और स्टोरी का, मेन स्टोरी का कोई कनेक्शन ही नहीं, कुछ कॉमेडी एक्टर रहेंगे, बीच बीच में से उनकी साइड स्टोरी चलते रहेंगे। एरिस्टोटल एंगर में हमने देखा था एरिस्टोटल चैलेंज, और ये बहुत ही सॉलिड फिलोसोफर थे, इन्होंने मल्टीपल फील्ड्स में काम किया। अब इन्होंने कहा था कि आपकी जो स्पीच होती है उसके 3 कंटेंट होते हैं। एक होता है पैथोस, उसमें क्या होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए। दूसरा आता है लोगोस, लॉजिक, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स। और तीसरा होना चाहिए इथॉस, दैट इज क्रेडिबिलिटी। पैथोस, लोगोस, इथॉस, ये 3 चीज़ें अगर आपकी स्पीच में, तो आपकी स्पीच बहुत सॉलिड बन सकती है। अब मैं तीनों को बताता हूँ। इमोशंस पर तो हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस से ऑडियंस बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। सेकेंड, आप आपकी स्पीच में लॉजिक्स रखो, फैक्ट्स रखो, स्टैटिस्टिक्स रखो, क्योंकि सिर्फ इमोशनल किए जा रहे ऑडियंस को तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। आपको उनको क्या देना पड़ेगा, लर्निंग्स देना ज़रूरी ना। यहाँ से अगर ऑडियंस जा रही है तो सिर्फ इमोशन लेकर नहीं जाना, उसके साथ उनके पास क्या होना चाहिए, कुछ लर्निंग होनी चाहिए। और लर्निंग किस फॉर्म में होती है, लॉजिक्स आप बता सकते हो, कुछ फैक्ट्स बता सकते हो, कुछ स्टैटिस्टिक्स उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट, आपने ये जो लॉजिक, फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स बताए वो आपके मन से बनाने नहीं है, ओके। अगर मैं मन से कुछ भी बोल रहा हूँ तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। मुझे ना तीसरा पार्ट इसमें बताना होता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके पीछे आपके पास कोई रिसर्च होना चाहिए, या फिर कोई ट्रस्टेड पर्सन है, कोई फेमस पर्सन है जिसने ये सब बातें की है, करेक्ट। उसे क्या कहा जाता है, क्रेडिबिलिटी। क्योंकि क्रेडिबिलिटी से क्या होता है, ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, तभी वो आपकी बातों को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। समझ में आ गया। तो आपके स्पीच में ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। लोगोस मतलब इमोशन जो हम स्टोरीज से बना सकते हैं, सॉरी, पैथोस, लोगोस एंड इथोस। इज इट क्लियर, ओके। विनिंग ट्रस्ट ऑफ ऑडियंस, इन अदर वर्ड्स आप ऐसा इमेजिन करो कि जो ऑडियंस बैठी है ना, हमें यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन है ना इनके है ना बहुत सारी यहाँ पे कौन रहता है, ओके, आर्मी खड़ी रहती है, वो इतने इजीली आपके थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाली, राइट। तो कुछ ऑडियंस जो रहती है वो आपके ऊपर डाउट करेगी कि ये जो बता रहा है क्या ये सच में सही बता रहा है। अगर मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ तो हो सकता है कि कोई बैठे बैठे इंस्टेंटली गूगल पे सर्च करे, ये जो बोल रहे क्या ये सही है, ओके। कुछ ऑडियंस ऐसे रहेगी कि जो घर पे बैठे बैठे बोर हो रही, क्या करना है यहाँ पे आके बैठिए। कुछ ऑडियंस टेररिस्ट रहती है, ओके, वो गन तो दिमाग के अंदर भी और बाहर भी वैसे ही बैठे रहते हैं, उनको बस सबको परेशान करना होता है। तो ऑडियंस को आपको क्या करना पड़ेगा, डिसआर्म करना होगा, ओके। सो देखो, विनिंग ट्रस्ट, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, जब न्यू ऑडियंस होती है ना, वो आपके ऊपर इंस्टेंटली ट्रस्ट करेगी क्या, नहीं करेगी, नहीं करती है, हम भी नहीं करते हैं। मतलब फर्स्ट क्या होता है, मिसट्रस्ट, भरोसा नहीं, आपको भरोसा जीतना पड़ता है। सेकेंड, स्केप्टिसिज्म, मतलब आपके ऊपर डाउट करेंगे। डिसलाइक, हो सकता है कि किसी को आप पसंद नहीं हो, रीज़न पता नहीं है, या फिर बोर्डम। और ये सब बातों को ध्यान में रखते हो आपको ऑडियंस को कैसे करना पड़ेगा, स्टार्ट टू एंड उनको आपसे कनेक्टेड रखना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सो इसके लिए डिसआर्मिंग टेक्निक यूज़ करना है। एक होती है आई कांटेक्ट, रखो ऑडियंस के साथ, ओके, बात करो। आई कांटेक्ट मतलब घूरना नहीं है, ठीक है, और एक कोई देखते नहीं रहना है। आई कांटेक्ट मतलब आप इधर उधर भी देखते रहते हैं ना, तो ऑडियंस को फील आता है हाँ आई कांटेक्ट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, शो वल्नरेबिलिटी, नॉट टू शो वल्नरेबिलिटी, मतलब बहुत सारे जो स्पीकर होते हैं वो ऐसे दिखाते हैं स्टेज के ऊपर कि उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और वो उन्होंने सुपर हीरो की लाइफ जी है। ऐसे लोगों से जल्दी ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाती, ओके, क्योंकि फिर उनको क्या लगता है ऑडियंस को यार कि इस पर्सन की लाइफ में जो हुआ है वो मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। तो आप जब आपकी स्टोरी शेयर करते हो जिसमें कुछ सैडनेस होगा, कोई बैड इवेंट होगा, या फिर आपके फेलियर को शेयर करते हो, तो फेलियर तो सबकी लाइफ में होता है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है ऑडियंस फिर आपसे कनेक्ट हो जाती है, ओके। तो आप खुद को है ना सुपर हीरो मत बताओ,
आप नॉर्मल जनरल ऑडियंस हो वैसा ही रहो, और एवरी पर्सन वैसा ही होता है। इसको क्या कहा जाता है? शो वल्नरेबिलिटी। तो अगर आप थोड़ा बहुत आपके अंदर के डर को, फियर को शेयर करते हैं ना, ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करती है, वो रिजेक्ट नहीं करेगी आपको। एंड नेक्स्ट, मेक देम लाफ, उनको हंसाओ, कैसे भी हंसाओ। क्लियर है? ठीक है। चलो, तो अभी ये हो गया। इससे क्या होता है? ट्रस्ट ऑडियंस का हम जीत सकते हैं। और प्रेजेंटेशन स्किल्स आर लर्नेबल स्किल्स। दंगल मूवी का फेमस डायलॉग, मेडलिस्ट पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। दैट्स द फैक्ट। ओके, आप कुछ भी करो, किसी भी काम में आपको एक्सपर्ट बनना है, एक्सीलेंस अचीव करना है, विदाउट एफर्ट्स, विदाउट प्रैक्टिस वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको मैजिशियन पता होगी, सुहानी शाह, जो माइंड रीडिंग करती है। ओके, माइंड रीड करती है। तो जनरली मैं उसके वीडियो इसलिए देखता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में मुझे ऑडियंस पूछती है कि वो तो माइंड रीडिंग करती है, और मैंने आपको वो एक डिस्टॉर्शन बताया था ना माइंड रीडिंग का, कि हम दूसरे का माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं। तो उसके वीडियोस में ना एक बात वो बार बार बोलती रहती है, अगर आपने देखा हो तो उसने ना बचपन में ज़्यादा स्कूलिंग किया नहीं है, बचपन से वो मैजिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और नियरली 20 to 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद वो क्या कर रही है? माइंड को रीड कर रही है। और ऊपर से वो ये भी बोलती है कि माइंड रीडिंग ये कोई बाय बर्थ गिफ्ट नहीं है। तो उसका एक्सपर्टाइजेशन है कई सालों का। अब हम सब उसको अभी देख रहे हैं क्योंकि वो फेमस हुई, लेकिन उसका बैकग्राउंड का मेहनत हमें पता है क्या? नहीं पता। इज इट क्लियर? हंगामा खड़ा करना ये मेरा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना ये मेरा मकसद नहीं है, लेकिन लगता है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही हो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही हो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी वो आग, बस वो आग लगनी चाहिए, बस वो आग लगनी चाहिए।